नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं काफी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए साइंस की पीवाईक्यू क्वेश्चंस और सीरीज का प्रैक्टिस सेट 24, प्रैक्टिस सेट 23 अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोगों ने अभी तक देखा है। हर एक सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं और उनके सभी कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ रहे हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए उपयोगी रहेंगे। दोस्तों, इसका फायदा आप लोगों को निश्चित ही मिलना है। और आज हम लोग 24th क्लास की तरफ मूव करेंगे और 25 क्लास हमारी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी तक हम इसमें कुल 500 प्रश्नों को देख लेंगे और इन 500 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आप लोगों को बाहर नहीं जाते हुए दिखेगा। दोस्तों, रेलवे का एक रूल है, अगर आपने प्रीवियस 2 या 3 ईयर या 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो रेलवे निकलना आप लोगों का बहुत आसान हो जाता है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखना चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स में हो बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आप सभी अभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा समय निकालिए और प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए हैं आप उन प्रश्नों को निकालें और इन्हें सॉल्व करें। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आपकी मदद कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को जीके और जीएस के, जनरल साइंस के सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज मैं इसका प्रैक्टिस सेट 24 आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और शुरू कर लेते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चंस के क्या कॉन्सेप्ट होने वाले हैं उस क्लास को। तो दोस्तों, 23 के होमवर्क प्रश्न से जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था, सबसे पहले हम इसका जवाब देखेंगे। आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में मुझे इसके सही जवाब मिले थे। तो क्वेश्चंस क्या था सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर बोला गया था कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। ये प्रश्न आप लोगों को यहां से दिया गया था। देखिए, द्रव के अंदर दाब की गणना जब भी होती है तो डियर स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान देना है। द्रव में दाब यानी कि प्रेशर इन लिक्विड, और जब भी प्रेशर इन लिक्विड आपको मेजर करना है तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, H इंटू डी इंटू जी। जहां H क्या हो जाता है कि जिस पात्र में हम लोगों ने द्रव भरा है उस पात्र की ऊंचाई कितनी है। यानी आपने देखा होगा बांध बनाते वक्त जो अंदर की गहरी दीवारें होती हैं उन्हें मोटा बनाया जाता है और काफी मजबूत बनाया जाता है। इसकी प्रमुख वजह या प्रमुख कारण इसका अगर हम लोग देखें तो गहराई बढ़ने पर जो पानी द्वारा आरोपित दाब है वो बढ़ता है ना। गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। वही हम लोग अगर डी की बात करते तो यहां हम लोग बात करते हैं गहराई की, यहां डेप्थ हो जाएगी। डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, यानी लिक्विड के डेंसिटी पर भी निर्भर करता है प्रेशर में जो प्रेशर होता है। और जी हो जाता है यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, और इसका मान पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, तीन चीजें हैं जो लिक्विड में प्रेशर को कैलकुलेट करवाएगी। एक तो होता है गहराई, दूसरा हो जाएगा डेंसिटी और थर्ड हो जाएगा यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लोग देखेंगे यहां पर पहला ऑप्शन देके रखा है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी कि द्रव स्तंभ की ऊंचाई, और ऊंचाई के लिए हम लोगों ने एच यहां से डिनोट किया है। तो ये एक अफेक्टिंग फैक्टर रहेगा। पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी क्या सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल्स। हम लोगों ने क्या हमारे फॉर्मूले में किसी प्रकार के सरफेस एरिया को डिस्कस किया है? आपका जवाब होगा नहीं। तो हमारे लिए यहां सही जवाब होते हुए दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। फिर भी हम लोग ऑप्शन सी और डी को पढ़ लेते हैं एक बार। द्रव का घनत्व, तो हम लोगों ने डेंसिटी को डिस्कस किया है, H इंटू डी, और डी स्टैंड फॉर डेंसिटी यहां पर होगा। और लास्ट ऑप्शन देके रखा है पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण। तो दोस्तों, यहां पर जी का मीनिंग यही होता है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आप लोगों को यह प्रश्न जरूर आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोगों के लिए होगा और काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। प्रैक्टिस सेट 24 आज हमारा होने जा रहा है। अभी तक जितने भी प्रश्न हुए प्लीज आप लोग समय निकालें और समय निकालकर एक बार इन्हें जरूर देख लें। पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज से ही आप लोगों की आने वाली एग्जाम निकलेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और नोट्स ओपन कर लीजिएगा और उसमें यहां पर आपको करते चलना है, इनको नोट करते चलना है सारी चीजें। पहला प्रश्न है एनटीपीसी 2021 अपडेटेड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को करना क्या कहेंगे? ब्रांचेस को लेकर एक प्रश्न है। बायोलॉजी में ब्रांचेस को लेकर हमेशा रेलवे एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो आपसे यहां पर पूछा गया सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली खेती। तो देखो सेरिकल्चर यहां पर क्या हो जाता है, सेरिकल्चर की हम लोग बात करते हैं तो सेरिकल्चर यहां पर हो जाता है, अगर हम लोग देखें रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर।
इसका कीट का नाम क्या हो जाएगा, बॉम्बेक्स मोराई, जो मैं काफी क्लासेस में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, बॉम्बेक्स मोराई। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यह कीट किस अवस्था में अपना रेशम या सिल्क प्रोवाइड करता है, तो इस अवस्था का नाम हो जाता है प्यूपा। यानी कीटों की एक मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होती है कीटों में, जो अलग अलग चरणों के दौरान उनके विकास को दर्शाता है। पीसी कल्चर अगर हम लोग बात करते हैं तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन, मछलियों के पालन से संबंधित एक विज्ञान, एक शाखा है, मछली पालन करेंगे। एपीकल्चर अगर हम लोग देखें, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन करेंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे। और एक लास्ट आ जाता है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी या फिर सब्जियों, फलों फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, या इसकी शाखा को हम लोग कहेंगे हॉर्टिकल्चर। इस प्रश्न के लिए सही जवाब हॉर्टिकल्चर हो जाना है। शाखाओं को लेकर एक प्रश्न जरूर आएगा, आप लोगों को अलर्ट रहना है, शाखाएं सारी पढ़ लेना है काफी अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द है जो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देख लीजिएगा बैक टू बैक यहां ये क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन भी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में था, और यहां भी सीबीटी फर्स्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है 12 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे कि आप मुझे बताइए पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन करना क्या कहलाता है। देखिए सामान्यतः शाखाएं सभी लोग पढ़ के रखते हैं, परंतु आप लोगों को ऐसी शाखाओं पर जरूर ध्यान देना है। पीवाईक्यू सीरीज है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ऑप्शन देके रखा है कि पशु व्यवहार की बात करें तो इटियोलॉजी यहां पर दिया गया है, इथनोलॉजी देके रखा है, एंटेमोलॉजी, या फिर यहां पर देके रखा है इथोलॉजी। देखिए यहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो एंटेमोलॉजी हो जाता है वह हो जाता है कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन करना एंटेमोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। और काफी महत्वपूर्ण शाखा है यहाँ पर आप लोगों को देके रखी तीनों, एक आता है इटियोलॉजी, और एक आता है इथनोलॉजी, और एक है यहाँ पर इथोलॉजी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मानवीय व्यवहार या पशु व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो इथोलॉजी में होता है, परंतु आपको इटनोलॉजी और इथनोलॉजी, इटियोलॉजी और इथनोलॉजी दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ये किनका अध्ययन है, काफी शानदार है और इंपॉर्टेंट भी है, और ये ध्यान से समझना है। तो व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। दोस्तों ये दो ब्रांचेस हैं, होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जरूर जाके मुझे जवाब दे, और अपनी जो कॉपी या नोट्स आप जो बना रहे हैं मेरे साथ उसमें आप लोगों को जरूर इंक्लूड करना है। चलिए दोस्तों, इथोलॉजी मानवीय व्यवहार का अध्ययन यहाँ पर होगा, और एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन होगा। एक ग्रुप डी का प्रश्न है जो पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कोशिकीय घटक which of the following cellular components is not present in the most prokaryotics। प्रोकैरियोटिक एनिमल क्या होते हैं, कोशिकीय घटक जो अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं रहता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है वाला क्वेश्चन है। ग्रुप डी में ये प्रश्न आया और अपडेटेड प्रश्न है, देख लीजिएगा 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो आपको ये बताना है कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं पाया जाता। तो दोस्तों मैं बता देता हूं सबसे पहले कि इसमें केंद्रक विहीन सेल्स होती है। ये केंद्रक यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो यहाँ ऑप्शन अगर हम लोग देखें कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव होगा केंद्रक झिल्ली। देखिए अगर केंद्रक नहीं पाया जाता तो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रखने वाली न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन या फिर इसे हम लोग कहते हैं केंद्र की झिल्ली, क्या ये केंद्र की झिल्ली पाई जाएगी। तो आपका जवाब होगा कि अगर केंद्रक नहीं है तो केंद्रक को सराउंडेड अगर हम लोग देखें प्रोटेक्ट करने वाली जो झिल्ली होती है उसका नाम केंद्रक झिल्ली होता है, और केंद्रक झिल्ली का भी यहाँ पर क्या होने वाला है, अभाव होने वाला है। इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेम्ब्रेन ऑफ दी सेंट्रम या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोग इसे बोल सकते हैं। कोशिका भित्ति में पाई जाती है, जैसे आप बैक्टीरिया देख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक जीव कौन है, तो अभी प्रोकैरियोटिक जीव का एग्जांपल आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, जीवाणु। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक एनिमल माना जाता है, और सभी बैक्टीरिया आरएच विटेकर साहब जो 5 जगत वर्गीकरण होता है उनके मोनेरा किंगडम के अंदर शामिल किए गए हैं। मोनेरा जगत से संबंधित होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया सारे के सारे प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक एनिमल। दोस्तों लिख लेना है इन सारे टर्म्स को, कुछ भी आ सकता है एग्जाम्स में, आपको समझना है। तो सही जवाब केंद्र की झिल्ली होगा। केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक भी नहीं पाया जाता।
वजह है हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बन पाना। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यह भी एक प्रमुख वजह है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। वही कोशिका भित्ति राइबोसोम, तो आप लोग ध्यान से सुने कि एकमात्र कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर सभी जो न्यूक्लियन या फिर ऑर्गन होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं। केवल प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों आप लोगों को यहां से चीजें समझ में जरूर आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, 4th की तरफ। 4th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना, और ऐसे प्रश्नों की तादाद काफी ज्यादा होती है एग्जाम्स में। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आया होगा 2022 में, अपडेटेड प्रश्न में लेकर आ रहा हूं, ऐसा नहीं 2014, 15 और 16 के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अभी जो पिछले 2-3 सालों में एग्जाम हुई है रेलवे की, और उन्हीं के पैटर्न पर अगला पैटर्न डिसाइड होगा। दोस्तों यकीन मानिएगा, एग्जाम्स का पैटर्न यही रहना है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बदलकर पूछा जा सकता है, पर आपको समझना पड़ेगा। चलिए तो बढ़ते हैं, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। देखिए किण्वन या फिर इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, इसमें इंग्लिश में शायद मैं भूल गया हूं लेना, ठीक है, पर आप समझ लीजिएगा। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यहां पर पूछा गया क्या ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। अगला है श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए किण्वन की प्रक्रिया होती क्या है, सबसे पहले मैं समझा देता हूं। किण्वन एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है, और इस केमिकल प्रोसेस में जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एंजाइम की हेल्प से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल कन्वर्ट होंगे किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि सरल कार्बनिक पदार्थों में। किसकी वजह से या किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया किण्वन के नाम से जानी जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट माना जाता है, सही स्टेटमेंट माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक एसिड यानी कि अनाक्सी श्वसन, इन एरोबिक रिस्पायरेशन जिसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, और उस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक अणु जो होता है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के, पायरुविक एसिड के कितने अणुओं का निर्माण होता है? 2 अणुओं का निर्माण होता है। दोस्तों लिख लीजिएगा कॉपी में, जरूर आप लोगों को आपके एग्जाम्स पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि इन एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा? तो ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है। अगला यहां पर दिया है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये ग्लूकोज का विघटन होकर किसमें कन्वर्ट होता है? तो ये होता है एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दोस्तों बड़ी काम की और कमाल की बात है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, समझना पड़ेगा आप लोगों को। और अगला यहां से देके रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिडिक एसिड का विघटन होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही होने वाला है? क्या स्टेटमेंट सही होने वाला है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता तो होती है, पर यहां पर एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखना है। तो यहां ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही जवाब होगा, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए सही जवाब होगा। रॉन्ग स्टेटमेंट देके रखा है, पूरी तरीके से गलत कथन यहां पर देके रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ग्लूकोज टूटता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और ये बदलता है इसके अंतिम उत्पाद में। और अंतिम उत्पाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। दोस्तों ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इनके लिए आप लोगों को तैयारी कर लेना है जबरदस्त। अगला प्रश्न है कि पूछा यहां पर जा रहा है आप लोगों से कि एक जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गन होता है, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स? तो स्ट्रेंज ऑर्गेनेल यानी कि इसे हम लोग रोचक या फिर बोल सकते हैं कि इसे विचित्र अंग क्यों कहते हैं? एक रोचक या विचित्र अंग क्यों कहा जाता है? स्ट्रेंज ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को एक विचित्र अंग कहे जाने का प्रमुख कारण, दोस्तों काफी शानदार प्रश्न है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं, आप सभी को पता होगा।
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विचित्रता को लेकर क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है? आरआरबी, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम्स का ये प्रश्न है। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि पहला रीजन है क्योंकि वे सेल के पावर हाउस है। क्या पावर हाउस सेल के होने की वजह से इसको हम लोग विचित्र अंग बोलेंगे या स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहेंगे? तो नहीं। देखिए ये पावर हाउस कहलाते हैं क्योंकि ये एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं और एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ऊर्जा करेंसी या ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा सेल की किसे कहेंगे? एटीपी को। दूसरा रीजन क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, यानी बिकॉज दे आर कॉल्ड सेलुलर कंस्टेंट्स, है ना। तो ये अगर हम लोग देखें सेलुलर कंटेंट है, इसकी वजह से इसको हम कहेंगे, तो सेलुलर कंटेंट की वजह से नहीं, बहुत सारे सेलुलर कंटेंट हैं क्योंकि इसके अलावा भी कई सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं। अगला है क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते, बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहां इसका काम ये नहीं होगा, यह काम तो लाइसोसोम का होता है। एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलता है और वह जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। और फाइनली यहां पर देखे रखा है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। दोस्तों सही जवाब हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोगों के सामने क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो केंद्रक के अलावा बिसाइड द न्यूक्लियस किसके पास खुद का डीएनए व राइबोसोम है, खुद का डीएनए और राइबोसोम है, तो इस अंग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए केंद्रक के पास खुद के डीएनए राइबोसोम है, खुद का डीएनए होता है, पर केंद्रक के अलावा अगर सेल में कोई ऑर्गेनल ऐसा है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते, इसलिए हमारा विचित्र अंग जो हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, जल्दी से मुझे एक जवाब दीजिए, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? ये दो प्रश्नों का जवाब मुझे चाहिए आपके द्वारा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने। आप 6 क्वेश्चन को देखिएगा कि प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में और जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसी अम्लों में और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार कौन माना जाता है या पाया जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में और जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसी अम्लों में ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार कौन माना जाता है? आप लोगों को इसका जवाब देना है। देखिए पाचन को लेकर काफी शानदार प्रश्न है और अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाचन में फाइनली जो रिजल्ट हमारा आता है वह प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वही अगर जटिल कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो ग्लूकोज जो एक मोनोसेकेराइड शर्करा होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, वसा वसी अम्लों में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लिसरॉल में। तो ये फाइनली सब कहां होगा? तो ये होता है हमारी छोटी आंत में। कहां होता है प्रिय विद्यार्थियों? छोटी आंत में। अब आपको छोटी आंत के कुछ एंजाइम्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। कौन कौन से एंजाइम है जो पार्टिसिपेट करते हैं? तो नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं इरेप्सिन। देखिए इरेप्सिन क्या करता है कि जितना भी भाग प्रोटीन का अब तक शेष है इस प्रोटीन को फाइनली अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड्स में यहां से ये बदल देता है। और अमीनो अम्ल में बदलने हमारे अंदर कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? काफी महत्वपूर्ण अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज। और ये लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज नाम के एंजाइम के द्वारा हम लोग देखेंगे जो वसा होती है वह वसी अम्लों में, वसा वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है, वसी अम्लों में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न हुआ। इसके अलावा जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट, अगर हम लोग देखते हैं कि एक सुक्रेज नाम का एंजाइम यहाँ से निकलता है और सुक्रेज द्वारा क्या किया जाता है? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी यहां पर आ जाता है लैक्टेज नाम का एंजाइम। अब लैक्टेज क्या करता है? तो लैक्टेज जो होगा यह लैक्टोज शर्करा कहां पाई जाती है? दूध में। तो लैक्टोज को यहां ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। दोस्तों और भी कई सारे एंजाइम हैं जो छोटी आंत में होते हैं। फाइनली हमारा जो खाना है वो सरल
जो भागों में टूट जाता है छोटी आंत में जाकर, और फाइनली यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। और अवशोषण के बाद एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू यह हमारे कोशिकाओं तक पहुंच जाता है ग्लूकोज का अणु। दोस्तों ये इतने सारे एंजाइम हैं, अपने नोट्स में इन सभी को लिख लें। इसके अलावा हमारे ऊपरी भागों में जैसे अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है, आमाशय से पेप्सिन और रेनिन निकलता है। वही हम बकल कैविटी या मुख गुहा की बात करें तो मुंह में टाइलिन जो लार होती है वो भी एक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो कई सारे नाम है। ये सभी भाग कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में, यानी कि आंतरी रस में। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न था और एग्जाम में ये पूछा गया था, ग्रुप डी एग्जाम्स में 2022 का अपडेटेड प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? तो पित्त रस का निर्माण लिख दीजिएगा यकृत में होता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है बाइल जूस, और इसको संग्रहण कहाँ करेगा? पित्ताशय में। और जठर रस बनता है आमाशय के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखने वाले हैं। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। रिगार्डिंग मैटर इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। आरआरबी जेई से प्रश्न पूछा गया है और केमिस्ट्री का काफी अच्छा प्रश्न है। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ जो होगा यह किसी भी अगर हम लोग देखें तो ऐसे वस्तुएं जिनमें खुद का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। खुद का द्रव्यमान होता है और क्या होता है? आयतन होता है। खुद का वॉल्यूम और द्रव्यमान, मास एंड वॉल्यूम, दो चीजें यहां पर होना जरूरी है और उसी को हम लोग कहते हैं पदार्थ। दोस्तों पदार्थ की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? परमाणुओं को। यानी पदार्थ अणुओं में और अणु परमाणुओं में विभाजित होते हैं। तो जेई की एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी जेई में, सही कथन नहीं है पदार्थ के संदर्भ में। तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता। देखिए पदार्थ की तीन अवस्था है, या तो आप सॉलिड लिक्विड गैसेस मान लीजिए। तो मान लीजिए सॉलिड हम लोग लेते हैं, दो एटम को हम लोगों ने लिया, कोई भी दो एटम लिए, क्या इन दो एटम्स के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है? तो यह पूरी तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इनके अंदर अंतराकोशिकीय जो आकर्षण बल है या अंतरा आणविक बल है वो पाया जाता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दो एटम एक दूसरे के निकट में स्थित होते हैं और अंतराणुक स्थान भी पाया जाता है। पर यहां बोला गया नहीं पाया जाता, इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा कि गलत स्टेटमेंट यहां पर देख ही रखा है। पदार्थ के कण द्रव्य और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते, बिल्कुल सही है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कणों के बीच अंतर यानी कि स्पेस, इंट्रामोलिकुलर स्पेस भी पाया जाता है। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही होने वाले इस प्रश्न के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंजेस। देखो फिजिकल और केमिकल चेंजेस बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। एक प्रश्न, दो प्रश्न हर शिफ्ट में यहां से जरूर पूछा जाएगा। मैं अभी आपको बोल रहा हूं, कर लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जरूर आना है। दोस्तों इसमें से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपसे पूछा गया ठोसों का द्रव में पिघलना। क्या ये द्रव में पिघलने के बाद द्रव को फ्रीज करके फिर से ठोस बनाया जा सकता है? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो यह भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, गैसों का द्रव में द्रवीकरण। अगर गैसें द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का द्रव में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन प्रोसेस यानी कि संघनन, और फिर से हम इस द्रव को उबाल कर गैस बना सकते हैं। तो यहाँ भी एक भौतिक परिवर्तन होगा जो रिवर्सिबल होगा। पदार्थों का किण्वन करवाना। दोस्तों पदार्थों का जो किण्वन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जो एंजाइम्स के द्वारा या रसायनों के द्वारा करवाई जाती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। और ऑप्शन नंबर जो डी देके रखा है कि द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, जो द्रव होते हैं वो गैस में वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो यह स्टेटमेंट तो हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा और फोर्थ जो ऑप्शन है ये भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। लिखते चले कॉपी में कि भौतिक परिवर्तन, आगे भी स्पेस थोड़ा छोड़ के रखें, आगे भी ढेर सारे एग्जाम्पल इनके आएंगे, क्वेश्चन आएंगे जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सही जवाब यहाँ पर पदार्थों का किण्वन है जो रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है जो, देखिए जितनी भी चीजें होती है, काटना, बुनना, ये सब सारी चीजें जो होगी, ये पिघालना, ये सारी चीजें भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों, मैंने कहा है नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए भौतिक परिवर्तन, दो लिस्ट बना लीजिएगा, एक तरफ भौतिक और एक तरफ रासायनिक। जैसे जैसे मेरे प्रश्न अपडेट होते चलते हैं आप लोगों को उनमें यहाँ ऐड करते रहना है इन एग्जाम्पल को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बताना है फिजिकल चेंजेस कौन सा होगा।
तो यहां पर देखो फिजिकल चेंजेस सीधी सी बात है, जब a प्लस बी मिलकर a भी बनाया तो ये a और b पुनः a और b में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। अभिकारक उत्पाद बनाते और उत्पाद फिर से अभिकारकों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं, तो पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ मैंने कहा पिघलना, गलना, काटना, बुनना, सिलना, ये सारी चीजें भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। वही अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन ही मेरे लिए सही जवाब हो जाएगा, परंतु आपको चारों ऑप्शन समझना है बहुत अच्छे से। मानव में श्वसन, मानव में श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। मानव में पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है और दूध से दही बदलना भी एक रासायनिक परिवर्तन। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ हो गए, 4 ऑप्शन प्रीवियस क्वेश्चन में हो गए। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं, ये यहाँ पर हो गए। तो आपको 8 जो एग्जाम्पल है वो तो यही कंप्लीट हो गए, इसलिए लापरवाही मत कीजिए, मैं जितना बोल रहा हूं उतना कीजिए। आप कॉपी में नोट्स बना लो भौतिक और रासायनिक का, जैसे जैसे क्वेश्चन अपडेट होंगे ना मैं आप लोगों को अपडेट करवाता चला जाऊंगा। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है कि CaO या कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न के लिए भी तैयारी आप लोगों को करना है और न्यूमेरिकल की क्लासेस में स्पेशली आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यहीं पर पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, तो आप लोग तैयार रहिए। अभी आप जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है उन्हें बहुत अच्छे से समझ लो। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड में यहाँ पर आपसे पूछा है Ca और O के का अनुपात आपको बताना है द्रव्यमान के अनुसार। तो अगर मैं मास की बात करूं, इसका होता है 20 एटॉमिक नंबर और 40 के अप्रोक्स हम इसका एटॉमिक मास मानते हैं। ऑक्सीजन होता है 8 पर, उसका एटॉमिक मास हो जाता है 16। हमें बस 40 और 16 का रेशियो बताना था यहाँ पर। तो 40-16 का रेशियो अगर हम लोग देखें, 4 से इसको डिवाइड करते हैं 10 और 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 4 जा 16। अगेन हम लोग 2 से इसको डिवाइड करते हैं 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया, एक रेशियो आया, वो आया 5:2। तो 5:2 हमारे ऑप्शन में गिवन है। देखिए 2:5 भी आपको नहीं लगाना है, सी ए पहले पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन 5:2। तो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, डाल्टन की पद्धति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 1/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट में। परमाणु संरचना से संबंधित है और डाल्टन का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। देखिए फाइनली अगर डाल्टन को पढ़ना है तो डाल्टन की एक बात जो इनके सिद्धांत में आप लोगों को मिलती है, और वो इस एक बात ध्यान रखना है, इसी से पूरा आंसर बनेगा कि परमाणु एक अविभाज्य कण माना जाता है। परमाणु अविभाज्य यानी नॉन डिविजिबल पार्टिकल, जो एटम होता है उसको इन्होंने नॉन डिविजिबल पार्टिकल माना था, उस वक्त की बात है। परंतु आज तो इसका डिवीजन संभव है, न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग यूज करते हैं जिसमें न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन हम लोग करवाते हैं। तो परमाणु अविभाज्य कण है जिसे और छोटे रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में दिया था। तो दोस्तों इनके कौन सा कथन सही है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होंगे परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होगी, ऐसा कोई कथन इनके अनुसार नहीं दिया गया। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा और परमाणुिक पदार्थ के अविभाज्य कण, देखिए मैंने अभी समझा दिया है आपको फर्स्ट में ही कि आपको जब भी डाल्टन समझ में आता है तो डाल्टन में आप लोगों को नॉन डिविजिबल पार्टिकल ही सर्च करना है कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था डाल्टन ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ क्या है? एवोगाद्रो संख्या में Na यानी यहाँ पर आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या होगा। तो आपको पता है जो एवोगाद्रो संख्या होती है इसका वैल्यू होता है 6.022 into 10⁻23। ये क्या है? ये अणु है। एक मोल में कितने परमाणु आ सकते हैं आप लोगों से पूछा है। एक मोल अणु आपने लिया तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो डियर स्टूडेंट यही बताना है, और इसकी संख्या होती है 6.022 into 10⁻23। देखिए जरूरी बात तो ये है कि अगर ये क्लासेस हम लोग ना पढ़े तो हमारा रिवीजन नहीं होगा, और इस क्लास को पढ़ने से इतना फायदा है कि आप लोगों के सारे जो चैप्टर आपने पढ़े हैं ना वो ताजा हो रहे हैं, उनका रिवीजन अच्छा हो रहा है, उनके क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वो यहाँ से आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। दोस्तों फायदा तो मिलना है इस क्लास का।
तो आरआरबी एसएससी एग्जाम्स में ये पूछा गया है और आपको बताना है कि Na का मतलब, तो यहाँ पर मैंने बता दिया परमाणुओं की संख्या, प्रोटॉन की संख्या नहीं होगी, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ Na का मतलब हो जाएगा। और एग्जाम में अगर आता है कि एवोगाद्रो संख्या क्या है, तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, फिट कर लीजिएगा 6.022 into 10⁻23। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। अब देखिए कई लोगों ने इसे हिंदी टर्म में पढ़ के रखा है, और मैलिएबल एग्जाम्स का यही है, अगर एग्जाम्स क्या करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम करता है। आप किसी तरीके से उलझे और आप आंसर को रॉन्ग करें ताकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो एग्जाम्स के लिए। तो मैलिएबल रिफर टू दी प्रॉपर्टी ऑफ, मैलिएबल एक टर्म होता है और आपने इस मैलिएबल का नाम सुना है आघात वर्धनीयता के नाम से। आघात वर्धनीयता, और धातुओं का एक ऐसा गुण जिसमें धातुओं को पतली चादर के रूप में ढाला जाता है, पतली चादर के रूप में बदला जाता है। और इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था केमिस्ट्री में, सोना और चांदी सबसे ज्यादा मेलेबल प्रॉपर्टी रखने वाली मेटल मानी जाती है। तो क्या दोस्तों आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि मेलेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है आघात वर्धनीयता, ये ध्यान रखना है। ऐसे एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी डक्टिलिटी या डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो डक्टाइल जो टर्म होगा वो किससे संबंधित है, तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना, जो थिन वायर होते हैं उनके फॉर्म में ढालना, वो कहलाता है किसका गुण, वो कहलाता है तन्यता का गुण, या इसको हम लोग मेलिएबल प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, और मेलिएबल का मतलब हो जाएगा आघात वर्धनीयता। तो दोस्तों ये किस में पाया जाता है, तो सभी धातुओं में पाया जाता है, गैर धातु नहीं होगा। गैर धातु का मतलब है नॉन मेटल, और गैसेस में भी ये गुण नहीं पाया जाता। सबसे अधिक आघात वर्धनी कौन है या मेलिएबल कौन है, तो सोना चांदी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों प्रतिरोध नहीं पूछा गया है, प्रतिरोधकता पूछा गया है। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है यहाँ से, रेजिस्टेंस नहीं पूछा, यहाँ पर रेसिस्टिविटी पूछा है आपसे। तो आप देखिए प्रतिरोध नहीं होके प्रतिरोधकता पूछा है। अगर आपसे एग्जाम में प्रतिरोध पूछा जाता तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या हो जाता है, ओम, ये ध्यान रखना है। और यहां इसका सिंबल हो जाता है इस तरीके से, ये इसका सिंबल हम लोग देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट यहां पर पूछा है प्रतिरोधकता क्या होती है। देखिए किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है किन बातों पर निर्भर करता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक होता है चालक तार की लंबाई, तो चालक तार की लंबाई के सीधा अनुपात में रहेगा, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ए, इसके व्युत्क्रमानुपाती ये रहेगा कि अगर हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध कम हो जाएगा। चालक तार की लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और इसी के लिए समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मैं कांस्टेंट यूज करता हूं जिसे हम लोग रो के नाम से जानते हैं, रो एल बाई ए। रो का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां रो क्या है तो ये यहां हो जाएगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। दोस्तों ध्यान रखना है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं। रो इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई एल, और आर वैल्यू जो होगा ये रेजिस्टेंस, यानी कि यहां हम लोग ओम लेंगे, ए जो होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि लेंथ इनटू लेंथ होता है, और एल के लिए भी मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर क्रॉस हो गया, और हमारे पास बचा यहाँ पर क्या बचा, तो हमारे पास यहाँ पर बचता है ओम मीटर। क्या बचता है, ओम मीटर। दोस्तों आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बहुत ही जरूरी बात है कि प्रतिरोधकता का जो एसआई यूनिट हो जाता है वो ओम मीटर हो जाता है, ना कि ओम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। काफी लोग इसमें कंफ्यूजन होंगे, तो प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग है, यह विशिष्ट प्रतिरोधक रोध भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो एग्जाम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए दो एग्जाम्स में पूछा गया, आप एग्जाम शिफ्ट देखिए। सबसे पहली बार ये एग्जाम में आया आरआरबी, इसके पहले भी आ चुका है एनटीपीसी 7/4/2021, और एक आया है ये 3/3/2021, यानी कि एक ही एग्जाम्स में आपको 2 से 3 बार ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा एग्जाम पर फोकस करो, सारे पीवाई की क्वेश्चन है, तो ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है वो चुंबकीय फ्लक्स। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड।
अब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये लिख लें अपनी कॉपी में। और वही अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स में जब भी एग्जाम आता है तो आप लोगों को बताना है ओनली वेबर। तो वेबर जो हो जाएगा वो किसकी इकाई हो जाएगी, तो वेबर हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की। दोस्तों बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा आता है। अब आपको कमेंट बॉक्स ओपन करना और मुझे बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को मुझे बताना है। और चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होगा ये भी आप लोग मुझे बताएं। दोस्तों दोनों के फॉर्मूलेज एग्जाम्स में आ सकते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वेबर इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों के सामने होगा। और पास्कल किसका है, तो दबाव का या दाब का। क्वेश्चन नंबर 16, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब the work done by a force is positive when, ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है और बाद में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों बताओ कि अगर कोई कार्य धनात्मक हो रहा है जब क्या होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में हो रहा हो। देखिए पॉजिटिव वर्क के लिए वर्क इज इक्वल टू होता क्या है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। जब बल का या जब थीटा की वैल्यू हम लोग रखते हैं 0, तो यहाँ एफ इंटू एस कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1, यानी एफ इंटू एस का जो इकाई मान हो जाएगा, एफ इंटू एस का इकाई मान हो जाएगा 1, यानी जो वर्क हुआ वो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, है ना। पर ये कब, जब जो विस्थापन हुआ वो किस दिशा में हुआ, बल की दिशा में हुआ, बल की दिशा में। तो विस्थापन बल की दिशा में हो, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बल के लंबवत हो तो बल के लंबवत तो cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री में यहाँ जो cos 90 की वैल्यू होती है वो होती है 0, और 0 यानी कि शून्य काम। और अगर आपसे पूछे कोई विस्थापन नहीं या विस्थापन विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में यहाँ cos 180 और cos 180 का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि -1, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और हमें तो धनात्मक कार्य चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत अच्छे लॉजिक से क्वेश्चन आपको बताना पड़ता है और ये आप लोगों को समझना है बहुत अच्छे से। 16 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, गति करती हुई ये कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए 18 में पूछा गया था और बाद में भी ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान से समझना है। अगर पहली बार आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। गति करती हुई कार है जो विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना कर रही है, कार चल रही है और सामने से हवा उसके सामने है, तो हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा आपको बताना है। तो मैं आपसे बहुत पूछूंगा कि मान लीजिए कि एक कार हम लोग लेते हैं, कार यहाँ पर हम लोग लेते हैं और एक कार जो है ये चल रही है और हवा की दिशा में, हवा की विपरीत दिशा में चल रही है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो हवा के साथ जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, और 180 डिग्री के साथ में जो वर्क इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें एफ इंटू एस यानी विस्थापन cos 180, और cos 180 का जो वैल्यू हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे मान को ये क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। दोस्तों वर्क बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जो काम किया गया है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक काम होगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या ऑप्शन दिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन बदल चुके हैं ना, ऑप्शन यहाँ पर बदल चुके, ये सारे ऑप्शन थोड़े से अलग है। आप इसका आंसर लिख ले अपने नोट्स में, बता रहा हूँ। यहाँ जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक क्यों होगा, तो उसके पीछे मैंने कारण बताया है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 180, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, सरल रेखा पर बना कोण 180 होता है, और ये cos 180 का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ जो वर्क डन हो जाएगा वो नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, सही जवाब आप लोगों को केवल लिख लेना है। यहाँ ऑप्शन बाय मिस्टेक यहाँ पर थोड़े से चेंज हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जब पूछा यहाँ पर गया है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, और लंबवत यानी कि cos 90 डिग्री, मैंने कहा है कि यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ का वैल्यू ये है आप लोगों का फोर्स, और फोर्स जो है वो यहाँ लग रहा है लंबवत और 90 डिग्री, और cos 90 का जो वैल्यू होता है 0 हो जाता है, तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना है, तो कोई कार्य नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर बी, नो वर्क वॉज डन, अगर जब लंबवत हो तो।
आपको बताना है। cos 0 में वर्क होगा, cos 90 पर 0 वर्क होगा और cos 180 पर नेगेटिव वर्क होगा। दोस्तों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जहां मास ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये हाइट हो जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ mv²। दोस्तों ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले काफी महत्वपूर्ण है। एलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे प्रश्न आते हैं। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो एक संकुचित स्प्रिंग तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, यानी अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग को हम लोगों ने कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद जब उसको हम छोड़ते हैं तो वो अपनी प्रियर पोजीशन में आ जाता है, स्थिति को बदल लेता है। बहता हुआ, देखिए बहता हुआ या फ्लोटिंग वाटर में तो कौन सी ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी। कौन सी ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा। तो हमारे लिए ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि सही जवाब हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा फ्लोटिंग वाटर। उठाया गया हथौड़ा, तो उठाए गए हथौड़ों में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और एक बांध में संचित किया गया जल, बांध में पानी रुका हुआ है, यह भी स्थितिज ऊर्जा। एक बात और भी समझ ले, इसमें और भी कई सारे एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा में मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, आप लिख ले स्थितिज ऊर्जा के। आप लोगों ने जो अलार्म घड़ी, टाइमर बॉम्ब होते हैं, या तो अलार्म घड़ी आप लोग देख लीजिएगा, टाइमर बॉम्ब होते हैं जो एक टाइम सेट करने के बाद ब्लास्ट होते हैं, ये भी स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। रासायनिक सेलों में जितनी ऊर्जा निहित होती है, तो रासायनिक सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इनमें भी कौन सी ऊर्जा रहेगी, तो ये रहेगी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों और भी कई सारे एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना है। बहता हुआ जल जिसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आज का अंतिम प्रश्न है जो आप सभी को मिलने वाला है होमवर्क के लिए। दोस्तों ध्यान से समझें और इसका जवाब मुझे दें कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन्स यूज फ्लोइंग वाटर एंड एयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बताना पहला है इसमें स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। आज के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, आप लोगों को समझना है, सभी पीवाई की क्वेश्चन है। इस सीरीज का आज हमारा 24 पार्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है, जो काफी मेहनत द्वारा ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लोग रख रहे हैं। आपको मेहनत केवल इतना करना है कि पढ़ते रहिए। दोस्तों मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 25 के साथ में, अगले टॉप 20 क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, काफी अच्छे से पढ़ाई चलने दें अपना, और विशेष ध्यान दें एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए कि आपको अपना टाइम बहुत कीमती समझना है अभी, क्योंकि एग्जाम्स का दौर चल रहा है। ठीक है, ये समय दोबारा नहीं आएगा डियर। आज की डेट, आज का टाइम, आज का ईयर फिर कभी नहीं आएगा लाइफ में, इसलिए प्लीज आज के समय को काफी यूटिलाइज करें, आप उपयोगी बनाएं, पढ़ने में ज्यादा व्यस्त रहें। बाकी की चीजें भी करना है आप लोगों को, पर थोड़ा सा कम, और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।